So restatement of quantity theory of money, that will do today, right? So what is the restatement quantity theory of money, and why the need arised to give this quantity theory of money again, right, by Milton Friedman. So जो traditional quantity theory of money थी, हमने देखा कि उसमें बोला कि क्वांटिटी ऑफ मनी व्हेन इट इंक्रीजेस द प्राइस लेवल इंक्रीजेस इन डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट वे, right? So both are directly related to each other. As quantity of money increases, price level also increases in the same percentage. And if quantity of money declines, that is supply of money declines, the price level also declines in the same way, same direction, right? So but when Great Depression came, and quantity of money get increased, the prices were not changing at all, right? Supply of money got increased, but there was no change seen in the level of prices. It has remained as low as earlier, right? So जो डिप्रेशन का दौर था आफ्टर द 1930s, जो 2930s हमने ग्रेट डिप्रेशन के बारे में पढ़ा इन द एम्प्लॉयमेंट थियरीज एज वेल, राइट? सो वहां पे ये क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी गलत प्रूफ हो गई, फेल हो गई, राइट? एंड जो थियरीज थी वो क्या कहते थे, देयर इज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मनी एंड प्राइस लेवल, बट उस टाइम पे काफी कंट्रीज में ये जो ऑब्जर्वेशन थी वो रॉन्ग प्रूव हुई. सो मिल्टन फ्रीडमैन ने अपनी जो थियरी थी वो एक रिसर्च पेपर में दी, दैट इज द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, और रीस्टेटमेंट जो कि 1956 में पब्लिश हुई थी, राइट? सो व्हाट इज दिस रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी? फ्रीडमैन ने बताया दैट हिज थियरी इज अ थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी, राइट? ये जो थियरी है फ्रीडमैन की, रीस्टेटमेंट थियरी ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी है, वो थियरी ऑफ डिमांड फॉर मनी है, और ये इनकम आउटपुट या प्राइसेस की थियरी नहीं है, right? It is a theory of demand for money. He stated that. और इसके अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी और रियल इनकम में जो रिलेशन है, that is positive relation. That means when there will be a change in the real income, demand for money changes in the same way, right? Real income बढ़ेगी, demand for money भी बढ़ेगी. Demand for money means cash holding. जो हमने कैम्ब्रिज कैश बैलेंस अप्रोच में पढ़ा, that is cash holding, right? के हमने पढ़ा ना. So that is this demand for money is cash hold, demand for money to keep it in the form of cash holding, right? So जैसे ही रियल इनकम बढ़ेगी, डिमांड फॉर मनी भी बढ़ेगी, रियल इनकम घटेगी तो डिमांड फॉर मनी भी घटेगी. दैट ही स्टेटेड इज इन दिस थियरी. देन तीसरा जो फीचर है, इंपॉर्टेंट फीचर है क्वांटिटी थियरी, रीस्टेटमेंट क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी मिल्टन फ्रीडमैन का, दैट देयर विल बी अ स्टेबिलिटी ऑफ डिमांड फॉर मनी फंक्शन. वो हम लोग आगे देखेंगे कि कैसे ये स्टेबल रहता है, बिकॉज फ्रीडमैन के अकॉर्डिंग जो डिमांड फॉर मनी है वो जो है वो मोर और लेस कांस्टेंट इसलिए रहता है क्योंकि ये एक परमानेंट इनकम पे डिपेंड करता है, एक एवरेज ऑफ इन द गिवन टाइम पीरियड, एक एवरेज को दिखाता है विच विल रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट और परमानेंट, राइट? सो उसकी वजह से डिमांड फॉर मनी भी स्टेबल रहता है, राइट? वो हम लोग आगे और डायग्राम में भी समझेंगे इसको. देन फ्रीडमैन ने जो डिमांड फॉर मनी को दो तरह से डिस्टिंग्विश किया. एक तो डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए जो क्लासिकल्स ने भी बात की है ना, आपके फिशर ने बात की, MV इज इक्वल टू PT, है ना, वहां पे भी वही दिखा है, डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ मनी, बिकॉज इट इज नीडेड फॉर मनी इज नीडेड जस्ट फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ मनी एज एन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, राइट? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में उसको यूज करना है, दैट इज द ट्रांजेक्शन पर्पज ऑफ डिमांड फॉर मनी. बट दूसरा जो डिमांड फॉर मनी बाय मिल्टन फ्रीडमैन है, दैट इज it is demanded to keep it as an consumer durable, right? Consume it as an consumer durable. So या फिर एक कैपिटल असेट के रूप में उसकी डिमांड जो हो रही है, यहाँ पे ये डिफरेंस जो है मिल्टन फ्रीडमैन का है. अब जैसे फिशर ने बोला था डिमांड फॉर मनी इज फॉर medium of exchange, right? That because for transaction purpose, because money has only one function, that is medium of exchange. फिर कैम्ब्रिज कैश बैलेंस इक्वेशन में बोला मनी हैज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू फंक्शन, सो इसीलिए वो के जो रख रहे थे फ्रैक्शन ऑफ इनकम, है ना,
इट कैन बी मॉनेटरी इनकम, इट कैन बी रियल इनकम, इट कैन बी कंज्यूमर गुड्स, जैसा कीन्स का इक्वेशन में था या पिगू के इक्वेशन में था कंज्यूमर गुड्स के ऊपर उन्होंने बताया था कि के इज द फ्रैक्शन ऑफ दीज कंज्यूमर गुड्स जो कि कैश होल्डिंग के रूप में लोग रखेंगे अपने पास, राइट। बट यहाँ पे आपका क्या नाम है, मिल्टन फ्रीडमैन ने बताया कि जो मनी है, डिमांड फॉर मनी है, इट इज डन एज एन कंज्यूमर ड्यूरेबल। जैसे कि बाकी कैपिटल एसेट्स की डिमांड की जाती है वैसे ही मनी का भी डिमांड किया जाएगा, बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ सर्विसेज विच कैन बी डन बाय द मनी, राइट। वो हम देखेंगे किस तरह से हम लोग मनी को डिफरेंट फॉर्म्स में रखते हैं, राइट। सो डिमांड फॉर मनी डिपेंड्स अकॉर्डिंग टू मिल्टन फ्रीडमैन ऑन 3 मेजर फैक्टर्स। व्हाट आर दीज? टोटल वेल्थ टू बी हेल्ड। टोटल वेल्थ में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपका है ना, लैंड होल्डिंग आ जाती है, आपका हाउस आ जाता है, दैट इज प्रॉपर्टी, ये सारा आ गया। देन है ना आपके पास और भी क्या क्या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं, है ना, घर में गाड़ी कितनी है ना, और जानवर कितने हैं, ये सारी चीजें वेल्थ के अंदर आ जाती हैं। सिर्फ फाइनेंशियल एसेट्स नहीं आती हैं, राइट। इट कैन बी केप्ट इन एनी फॉर्म। आप फिर आपके पास शेयर्स कितने हैं, आपके पास बॉन्ड्स कितने हैं, बॉन्ड होल्डिंग कितनी है आपके घर, है ना, फैमिली की या हाउस होल्ड की, या फिर आपके पास कितना कैश करेंसी है, ये सारी चीजें, राइट, वेल्थ का पार्ट है। सो टोटल वेल्थ पे डिपेंड करेगा डिमांड फॉर मनी। दूसरा, जो वेरियस असेट्स हैं, अब मैंने बताया कि बहुत सारे असेट्स, वेल्थ के बहुत सारे फॉर्म हो सकते हैं। इट कैन बी अ फिजिकल असेट लाइक प्रॉपर्टी, गाड़ी, एसी, घर में लगा हुआ टीवी, फ्रिज, एटसेट्रा थिंग्स। एंड आपका फिजिकल एसेट में ये सारी चीजें आ सकती हैं, राइट। फिर आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, बॉन्ड, शेयर, राइट। फिर आपके करेंसी के फॉर्म में भी आपके पास वेल्थ हो सकता है, आपने लॉकर में पैसे रखा अपने घर में, राइट। सो वो सारी असेट्स के ऊपर मिलने वाला रिटर्न और उनको ना रखने का कॉस्ट, राइट, दैट इज प्राइस, उनकी प्राइस, राइट, दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बोल सकते हैं। देन इस पे डिपेंड करेगा डिमांड फॉर मनी। देन टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द वेल्थ होल्डर, है ना। अब ये डिफरेंट असेट्स जो रखना है, उसको उस जो वेल्थ होल्डर है उसका टेस्ट और प्रेफरेंस भी तो इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। उसके बैंकिंग हैबिट्स क्या हैं, उसके प्रेफरेंसेस क्या हैं, उसका टेस्ट कैसा है, इन सब चीजों पे क्या वो रिस्क लेना चाहता है, जो फाइनेंशियल एसेट्स में, इक्विटी, शेयर्स, बॉन्ड्स में वो अपने पैसे डालना चाहता है। सो ये टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द वेल्थ होल्डर भी डिमांड फॉर मनी को इम्पैक्ट करता है, राइट। नाउ he has talked about a permanent real income, जैसे कि ये जो कंजम्पशन का जो थियोरी, अभी थर्ड यूनिट में हम लोग कंजम्पशन थियोरीज जब पढ़ेंगे, वहां पे एक परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस करके कंजम्पशन थियोरी है यहाँ पे, जो कि मिल्टन फ्रीडमैन की ही थियोरी है। सो मिल्टन फ्रीडमैन हैज गिवन अ परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस, जिसमें वो कह रहा है कि परमानेंट इनकम एक ऐसी इनकम और दैट अमाउंट ऑफ इनकम जो कि एक इंडिविजुअल एक गिवन टाइम पीरियड के लिए एंजॉय करता है विदाउट एनी वे रिड्यूसिंग हिज वेल्थ। मतलब कि ये एक रेगुलर इनकम है जो कि उसको मिलती रहेगी या जो उसके पास रहेगी, राइट। सो परमानेंट इनकम ही वो वेल्थ है जिसके ऊपर आपका डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है, राइट। नाउ व्हाट आर दीज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वेल्थ वेल्थ होल्डर कैन होल्ड? वो हो सकता है या तो इन द फॉर्म ऑफ मनी, ही कैन होल्ड the money, right. Then he can hold it in the form of bonds, है ना। मनी मतलब जैसे आप डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए अपने पास पैसे रख रहे हैं, दैट इज मनी का फॉर्म, राइट। या फिर आपने हाँ, देन आप फिर बॉन्ड्स के रूप में रखते हैं, मतलब कि आपने किसी कंपनी का किसी फाइनेंशियल कंपनी से आपने कोई पॉलिसी ले ली है, राइट। इंश्योरेंस पॉलिसी हो सकती है, राइट। इट कैन बी मतलब कि आपने उसको एज ए कई लोन में दे दिया अपने पैसे को, राइट। सो वो उसके ऊपर आपको एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहेगा। देन आपका इक्विटी, आपने किसी कंपनी का शेयर्स खरीद लिए हैं, है ना, आपको शेयर होल्डिंग हो गई है किसी कंपनी में, मतलब आप एक शेयर होल्डर हो किसी कंपनी के। सपोज रिलायंस ने अपने शेयर्स इशू किए, आपने वो शेयर, आपको लगा कि इसमें रिटर्न अच्छा है, मैंने रिलायंस का शेयर खरीद लिया। अब वो रिलायंस ने शेयर बेचा क्यों? वो क्योंकि दैट इज समथिंग एल्स। यहाँ पे ये एक मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट में ये होता है। तो वहां पे जब कंपनीज को अपने लिए पैसे चाहिए, लोन चाहिए, राइट, लोन भी नहीं, अपने कंपनी में और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो वो पैसा दो तरीके से वो ले सकते हैं, या तो लोन लेके या फिर शेयर्स बेच के। तो लोन लेंगे
तो लोन में उनको एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट देना पड़ेगा, है ना, बॉन्ड होल्डर को। और अगर शेयर्स बेच रहे हैं तो मतलब कि उनको एक प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को देना होता है, राइट। सो इसीलिए ये बॉन्ड और इक्विटी में ये डिफरेंस है। सो इक्विटी मतलब कि शेयर होल्डिंग है, तो वो शेयर्स के ऊपर मिलने वाला डिविडेंड आपको डिविडेंड के रूप में आपको यहाँ पे शेयर होल्डर्स को मिलता है या इक्विटी होल्डर्स को मिलता है, राइट, रिटर्न्स। देन ह्यूमन कैपिटल, आपके ह्यूमन कैपिटल मतलब ह्यूमन कैपिटल से भी तो वेल्थ ही है, राइट। आपकी एफिशिएंसी, आपकी मेंटल एफिशिएंसी, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सारी भी तो ह्यूमन कैपिटल है जिससे कि फर्दर वेल्थ जनरेट हो सकता है। सो वो भी वेल्थ का हिस्सा है। देन देयर आर नॉन ह्यूमन वेल्थ, जैसे कि फिजिकल फॉर्म ऑफ वेल्थ हो सकते हैं आपके, मैंने बताया घर, गाड़ी, टीवी, राइट। आपके दूसरे चल और अचल संपत्ति जो भी होते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टीज एंड मूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कि जानवर हो गए, गाड़ी हो गई, राइट, एटसेट्रा। सो वो नॉन ह्यूमन वेल्थ में आ जाते हैं, राइट। सो ये सारी चीजें वेल्थ को डिफरेंट फॉर्म्स में रखने के तरीके हैं, राइट, मीन्स हैं। देन नाउ दीज वेल्थ एसेट्स जैसे कि बॉन्ड्स, इक्विटी, है ना, ह्यूमन वेल्थ, नॉन ह्यूमन वेल्थ, और आपका मैंने मनी के फॉर्म में, राइट। नाउ दीज हैज अ कॉस्ट, राइट। इनको होल्ड करने का एक कॉस्ट है। अगर हम इनको ओवर द रेट ऑफ रिटर्न और इंटरेस्ट, अगर हम लोग इनको नहीं होल्ड करते हैं तो मतलब ये जो रिटर्न है उसको हम लोग फॉरगो कर रहे हैं। अब मेरे पास सपोज 100 रुपए है, अगर मैं वो 100 रुपए को कहीं एफडी के फॉर्म में रख के बैंक में, मेरे को 6% इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, राइट। मतलब कि 6 रुपए मैं उस पर अर्न कर सकती हूँ विद इन अ ईयर, बट मैंने उसको अपने पास रखा है। दैट मीन्स वो 100 रुपए का 100 रुपए ही रहा, तो मैंने वो 6 रुपए फॉरगो कर दिया। दैट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, राइट। सो मैंने वो फॉरगो कर दिया वो 6 रुपए, मतलब कि मैंने अपने पास रखा उसको, राइट। सो दैट इज द कॉस्ट ऑफ होल्डिंग वेरियस वेल्थ एसेट। सो ये सो ऑलराइट, इसके बाद then there are 4 factors which determine the demand for money, right? Demand for money, कौन कौन से 4 फैक्टर्स हैं? अब मेजरली जो वेल्थ के फॉर्म में जब हमने बताया तो दीज आर रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे चाहे वो इक्विटी पे हो चाहे वो बॉन्ड पे हो, उन सब की बात कर रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि रिटर्न्स की बात कर रहा है, रिटर्न्स इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा है, राइट, बॉन्ड या इक्विटी से। देन रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल एंड और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट, राइट। नाउ यू कैन सी हियर देयर आर 2 प्राइस लेवल्स। ये जो प्राइस लेवल है ये एक जनरल प्राइस लेवल, एब्सोल्यूट प्राइसेस की बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है एक रिलेटिव प्राइस की बात कर रहा है। गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में चेंज होने से आपके पास जो नॉन ह्यूमन कैपिटल है, राइट, नॉन ह्यूमन वेल्थ है, उस पे क्या असर होगा, राइट। ऑब्वियसली इसका आप प्राइस लेवल बढ़ेगी, दैट मीन्स उन गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस बढ़ेगी, मतलब इन्फ्लेशन ज्यादा होगा। इन्फ्लेशन ज्यादा होगा तो आपकी डिमांड फॉर मनी कम हो जाएगी, क्योंकि आपको लगेगा वैल्यू ऑफ मनी घट गया, अब मैं कम वस्तुएं और सेवाएं खरीद सकता हूँ उसी पैसे से, तो आपकी डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी उस केस में। और दूसरा, पहला अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, इसका एक इनवर्स रिलेशन रहता है। अगेन इसका भी इनवर्स रिलेशन और इसका भी इनवर्स रिलेशन रहता है विद द डिमांड फॉर मनी, क्योंकि डिमांड फॉर मनी मतलब कैश होल्डिंग अपने पास, जैसे मैंने 100 रुपए अपने पास रख दिया, राइट। सो दैट मीन्स अगर आप 100 रुपए अपने पास तब तक रखेंगे आपको कम इंटरेस्ट, अब मुझे बोले 6 रुपए नहीं 10 रुपए इंटरेस्ट मिलेगा, राइट, तो मैं मेरी वो 100 रुपए मैं उसमें बॉन्ड में इन्वेस्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे को अब 6 के बजाय 10 रुपए मिल रहा है। दैट मीन्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने पे मेरी कैश होल्डिंग कम होगी, दैट मीन्स डिमांड फॉर मनी कम होगी। सो अगेन दिस इज ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड, तो ये भी इनवर्सली रिलेटेड है विद द डिमांड फॉर मनी, एंड दिस इज ऑल्सो इनवर्सली रिलेटेड विद द डिमांड फॉर मनी, बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी घट जाता है इन्फ्लेशन आने से, तो इसलिए आपका डिमांड फॉर मनी कम हो जाता है। देन प्राइस लेवल के साथ एब्सोल्यूट प्राइस लेवल हैज एन पॉजिटिव रिलेशन विद द डिमांड फॉर मनी, क्योंकि आपको वही गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए अब ज्यादा पैसे चाहिए, राइट, ज्यादा पैसे चाहिए, तो डिमांड फॉर मनी आपकी बढ़ जाती है प्राइस लेवल इंक्रीज होने पे। इसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशन, कंफ्यूज मत होना इन दोनों में। देन देयर इज रियल इनकम। अगेन रियल इनकम के साथ हमने पहले भी फीचर में भी पढ़ा इस थ्योरी के कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन these two, मतलब कि demand for money will increase with the increase in the real income, it will decline with the decline in the real income, right? So ये सब चीजें पढ़ने की समझने के बाद we get this equation of Milton Friedman
दैट इज ये m अपॉन p आपकी डिमांड फॉर मनी को दिखा रहा है, राइट। डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ f इज इक्वल टू f लिखा है, तो डिमांड फॉर मनी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ व्हाट, these factors, all these factors. Now what are these factors? Here y stands for permanent income, right? y stands for permanent income. ये जो डिमांड फॉर मनी है इसमें m जो है दैट इज मनी स्टॉक, नॉट वेलोसिटी यहाँ पे नहीं लिया है इसीलिए मनी स्टॉक, नॉट मनी सप्लाई, राइट। p is price level, so this ratio is demand for money is the function of y is the permanent income, permanent income की जो मिल्टन फ्रीडमैन ने बात की है, right? Then W is the ratio of non-human wealth to human wealth, right? Ratio of non-human wealth to human wealth, right? मतलब कि जो आपके physical assets है बाकी as compared to your human wealth का ratio, right? वो ratio is W. Then this RM is the expected rate of return from money, है ना। मनी को आपने, मैंने बोला एफडी के फॉर्म में रख दिया है ना, डिमांड रिकरिंग डिपॉजिट के रूप में रख दिया, सो वहां से मेरे को कितना रेट ऑफ रिटर्न मिल सकता है, वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन मनी, राइट। देन बॉन्ड्स खरीद लिया मैंने अपने पैसे का, राइट, दैट इज रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड्स, आरबी इज रिटर्न फ्रॉम एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम बॉन्ड्स। देन आरई इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न from equities, right? RE is expected rate of return on equities, RE, right? Then this 1 upon P into differentiation of P upon differentiation of T, total trade transaction and differentiation of price level divided by differentiation of आपका T, आप डेल्टा भी लिख सकते हैं, आपको D भी लिख सकते हैं, ये differentiation को ही दिखाता है, चेंज को ही, रेट ऑफ चेंज को दिखा रहा है, राइट। सो रेट ऑफ चेंज, सो दिस इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का वो है ये, राइट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन को बता रहा है ये। देन दिस म्यू और यू बोल लो, दिस इज द अदर फैक्टर्स एक्सेप्ट इनकम, जैसे कि आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ये सारी इसमें आ जाती हैं। सो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिमांड फॉर मनी का फंक्शन है, जिसपे डिमांड फॉर मनी फंक्शन डिपेंडेंट है, ये सारे वेरिएबल्स पे, राइट। सो हाउ दीज आर रिलेटेड मैंने बताया, right? This is positively related with this, right? This permanent income increases, demand for money increases. This W is the ratio of human wealth to non-human wealth. This is a subjective concept, right? इसको हम लोग बता नहीं सकते कि कितना, इसको कैलकुलेट करना, मेजर करना बहुत कठिन है, because it is a subjective factor, human wealth to non-human wealth. So इसका रिलेशन बताना मुश्किल है, but these factors, these 4 factors आर सेम, दैट इज आर, जो कि रिटर्न पे डिपेंडेंट है, तो रिटर्न के साथ डिमांड फॉर मनी मैंने बताया इनवर्सली रिलेटेड, नेगेटिव रिलेशन रहता है रिटर्न के साथ। एंड लास्ट इज दी दिस यू शोज दी आपका टेस्ट एंड प्रेफरेंस।